हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराने वाली हूँ। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी बूस्ट करने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन तक का थोड़ा सा हेजी था, पीडीएफ सही से नहीं हो पाया था, तो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगी। और फ्रेंड्स, किसी ने मैसेज किया था कि ये किस पब्लिकेशन का, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी पुरानी बुक है मेरे पास। ये लोक सेवा आयोग की बुक है, झारखंड की है, और ये आपका जो पब्लिकेशन है वो है राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान का। और ऐसे इसके कोई थिंकर तो नहीं बोलूँगी, हाँ दो संग हैं, अनिल कुमार ठाकुर और वंदना कुमारी। तो अब पता नहीं मार्केट में ये बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे डाउट है, लेकिन किसी ने कमेंट किया था। मैं सॉरी फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिल पाया है इसलिए मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई। तो आप प्लीज़, अगर मिले मार्केट में, नहीं तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट कराऊंगी सिस्टमेटिक वे में। और अगर आप एक बार नहीं तो एक बार वीडियो और सुन लेना, तो आपका ये जितने भी क्वेश्चन है कंफर्म हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जब मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँ। तो अभी तो मेरा चैनल स्टार्ट ही हुआ है तो मैं अभी तो नहीं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँगी, लेकिन अगर मेरा जब हो जाएगा तो ज़रूर मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँगी। और साथ में आपका तो प्रिपरेशन तो मैं करा ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सही में ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और ख़ुद भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह है। क्या है? सामाजिक सुरक्षा जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है। तो देखो, अब हर क्वेश्चन जब भी तुम क्वेश्चन करो तो ये देखो ना कि किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन इसका आंसर आ सकता है। देखो, इसमें अहस्तक्षेप जो हम पढ़े थे, उदारवाद अहस्तक्षेप बोलता है सिर्फ क्या, पुलिसकर्मी राज, सिर्फ सुरक्षा पे ही उसका दायित्व। देखिए, कल्याणकारी राज का मतलब क्या होता है, जहाँ सारे दायित्व सरकार के होते हैं कि व्यक्तियों के उत्थान के लिए उनको सामाजिक, आर्थिक, राज सब तरह के उनको सुविधाएं उपलब्ध करे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा का मूल सिद्धांत, तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मेरे क्लास को फॉलो कर रहे होगे तो आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। और फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी है। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करा रही हूँ। और अगर उसकी तैयारी कर लोगे, उस लेवल की तैयारी कर लोगे, तो किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इवन सेट का एग्ज़ाम भी अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपी में हुआ था, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मेरे चैनल से आए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड में आप शेयर करना। देखो, अगला क्वेश्चन है, जनवादी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में नहीं है वह है। क्या बोल रहा है? जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी लोकतंत्र में वो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैं बता देती हूँ, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, उत्तरदायी शासन। ऑप्शन हो जाएगा सी, एक सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देती है वह है। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देती है वो क्या है? वो है आपका ये समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं संयोग है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह है। ऑप्शन ए है रीति रिवाज का विकास, ऑप्शन बी है राष्ट्रों के लिए कानून, ऑप्शन सी है कार्यपालिका द्वारा निर्मित, और ऑप्शन डी है सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून। ये है
जो क्या लक्षण है प्रशासनिक कानून में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लक्षण जो दबाव समूह पर लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पे नहीं होता है। देखो, निर्वाचन में प्रत्येक प्रत्याशी खड़ा करना, संपूर्ण समाज की हित साधना का उद्देश्य, सदस्य अन्याय होती है, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं करते, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं करते। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा आपको इसका। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप समझ के भी आप एग्जाम में भी करते होगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके अंडरस्टैंडिंग से रहती है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर ला सकते हो। अब मैंने शॉर्ट्स के थ्रू जो यूएनओ का जो धारा बोलो, चार्टर यानी वहाँ की जो संविधान है उसको चार्टर बोलते हैं, तो उसके जो अनुच्छेद है वो आप मेरे शॉर्ट्स में जाना, तो मैंने शॉर्ट्स में उसके सारे अनुच्छेद को दिया है। वो उसके अनुच्छेद आपके यूजीसी नेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खासकर अगर आप पीजीटी दे रहे हो अपने सब पॉलिटिकल साइंस से या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें भी आपको उस आर्टिकल को जानना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक महासभा का है, कहाँ से सुरक्षा परिषद का है। एक मतलब 3-4 उस वीडियो को देख लोगे ना, तो आपके माइंड सेट में हो जाएगा कि कितने 111 अनुच्छेद है, वहाँ पे 9 अध्याय हैं, तो वो सारा उसमें दिया हुआ है। मैंने शॉर्ट्स के थ्रू दिया हुआ है, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी काफ़ी अच्छे से देखना। और शॉर्ट्स में क्या होता है ना, शॉर्ट्स तो ऐसे फालतू के देखते होगे, लेकिन एजुकेशनल शॉर्ट्स देखने से कि आपका टाइम मतलब आपके मतलब जो टाइम में आप नहीं पढ़ते उस टाइम में भी आप पढ़ने की यूटिलाइज कर लोगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखना मेरे शॉर्ट्स में है, जिसको आप 3-4 बार देखोगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ तो याद ही करनी पड़ेगी फ्रेंड, है ना। तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान व्यवस्था के लिए बताई गई है, निषेधाधिकार का प्रावधान निम्नलिखित के लिए है। तो ऑप्शन ए है सभी विषयों के लिए है, प्रक्रिया संबंधी विषयों के लिए, प्रक्रिया तथा गैर प्रक्रिया संबंधी विषयों के लिए, अन्य सभी विषयों के लिए है। तो ये अन्य सभी विषयों के लिए है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो कानून जो लागू है किंतु राष्ट्र संघ के लिए नहीं, वह है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा। देखो, मतई का नियम, संविधान शांति का अभिन्न अंग है, चार्टर में 111 धाराएं हैं। क्या देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए तो जो लागू है किंतु राष्ट्र संघ के लिए नहीं, वह है मतई का नियम। नहीं, तो चार्टर में देखो, इसमें तो धारा इसमें तो है 111, क्या नहीं पूछ, संविधान शांति संधि का अभिन्न अंग है, अन्य सभी विषय के लिए। देखो, इसमें आंसर तो ये दिया ऑप्शन नंबर ए। अगला, दक्षिण सार्क के सचिवालय का मुख्यालय जिस नगर में है वह है, ये आप लोगों को पता होगा। अब मैं इधर कंप्लीट ये होता ना, तो फिर मैं आईआर भी जितने भी रीजनल और ऑर्गेनाइजेशन है उनको करा दूंगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अब 4 तारीख को अगर पेपर ये हो जाता है यूजीसी नेट का, अभी तो मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का देखो, पिछले दिन मैंने डाला था 13 का क्वेश्चन, क्योंकि अभी देख रहे मतलब सुनने में आया है कि बहुत सारे वो क्रोनोलॉजिकल बेस क्वेश्चन है, तो पहले भी यूजीसी नेट में आता था। तो मैं अभी 2013 का क्वेश्चन कराया है, अगर आज टाइम मिलेगा तो इवनिंग में मैं आपको 14 का तो मैंने करा रखा है, तो देखती हूँ 17 का भी करा रखा है, 18 का भी करा रखा है। देख लेना, मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे यूजीसी नेट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, और काठमांडू सबको पता ही होगा ये। अगला, आफ्टा का संबंध किस संगठन से? आफ्टा का संबंध जो है आपका आसियान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, परीक्षण शून्य विश्व की बात है और विश्वास दिलाना कि राष्ट्रीय हित के लिए सीटीबीटी को त्याग देने यह नीति जिसकी है वह है। तो इसका आंसर है आपका क्लिंटन की है, ठीक है। अगला है, मॉस्ट्रिच संधि 1991 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया, क्योंकि उसके द्वारा किसकी व्यवस्था है? सबको पता है किसकी व्यवस्था हुई, एकल यूरोपियन नागरिकता, यूरोपियन यूनियन की हुई थी ना मॉस्ट्रिच ट्रीटी से। तो ऑप्शन नंबर एकल यूरोपियन नागरिक, या बोलो ईयू का हुआ था ना, ईयू यूरोपियन यूनियन, ठीक है, मॉस्ट्रिच ट्रीटी से। अगला, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नवीन प्रवृत्ति
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की तहत। ये देखना, ये सब भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब हर एग्जामिनर को पसंद आते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाए कुवैत का इराक से स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सी। अगला कथन जी समूह 15 बोलो या G15 के विषय में सही है वह है। तो G15 के विषय में जो सही है, ऑप्शन में सारा पढ़ती हूँ, ठीक है। स्थापना का निर्णय बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बैठक में किया गया। केवल अफ्रीका और एशिया देश इसके सदस्य हैं। केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यह विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। तो इसका है केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र प्रवेश कर सकते हैं G15, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कैंप डेविड समझौता। कैंप डेविड समझौता 1978 के विषय में जो कथन सही है। देखो अब याद रखो, कैंप डेविड समझौता कब हुआ? तो 1917। कभी कभी कालक्रमानुसार जब आ जाए, तो जैसे जब भी पढ़ते ना तो हर चीज़ को अपने माइंड में थोड़ा रखा करो। तो क्वेश्चन तो ये पूछ रहा कि क्या है उससे संबंध। देखिए एक अगर इसमें दिया हुआ है 1978, तो वो भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्या है ये क्या है क्वेश्चन नंबर 28, इसका हो जाएगा इजराइल के समूचे सिनाई को मिस्र सिनाई में स्वीकार कर लिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, ली कुआन यू ने जिस देश का आह्वान किया कि एशियन मुनरो सिद्धांत की घोषणा करे वह देश है। एक बार फिर से पढ़ती हैं, ली कुआन यू जिस देश का आह्वान किया वह एशियन मुनरो सिद्धांत की घोषणा करे वह देश कौन सा है? तो वो देश है आपका चाइना। अगला क्वेश्चन है, रूस और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार है। तो रूस और अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप का आधार है वो है प्रमुखता अधिकार। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लक्षण के लक्षण जो सूची प्रणाली का जो किंतु एकल संक्रमण मत प्रणाली का नहीं है। क्या है? सूची प्रणाली का तो लक्षण है बट एकल संक्रमण प्रणाली का नहीं है। वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको विधि का शासन का लक्षण नहीं उल्लंघन कहा जाता है? तो किसको विधि का शासन नहीं बल्कि उसका उल्लंघन कहा जाता है? तो प्रदत्त व्यवस्थापन को, प्रदत्त व्यवस्थापन, ऑप्शन नंबर बी। जिस विद्वान ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो सर्वप्रथम किया था वो थे थॉमस हेयर। इसे हेयर प्रणाली भी कहते थे, फिर थॉमस हेयर ने किया था और इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है, राष्ट्रवाद के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है वो क्या है? वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सुधार नहीं है, देखो पाश्चात्य शिक्षा, आर्थिक शोषण, इल्बर्ट बिल का ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बाकी सब इसका कारण है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के लिए किए थे, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वेमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जिस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था उनका क्या नाम था? तो डफरिन, डफर जो हम लोग ऐसा करके याद कर, डफरिन था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट 1907 कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया, राष्ट्रीय नेता जिनके शब्द हैं। तो इसका आंसर है, एक मिनट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। 39 है ना क्वेश्चन ए। अगला है, देखो, उग्रवादियों का सिद्धांत जिसमें उदारवादियों की आस्था नहीं थी वह है, ठीक है। तो वो क्या है? ब्रिटिश राज्य एक वरदान नहीं, ऑप्शन सी। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये वी डी सावर के द्वारा। ये कई बार एग्जामों में आए हुए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप इजी मत समझना, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है।
महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई, जिसका कारण था। तो फांसी की सजा उन्हें किस कारण से दी गई थी? तो काकोरी कांड के कारण दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने फूट डालकर शासन करने की नीति को अपनाया, इसलिए निर्वाचन की जो विधि अपनाई वह है। तो वो कौन सी विधि अपनाई? पृथक निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर क्या नाम है? ए। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में चेन्नई में किसने किया? तो होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया, हमें सबको पता है। अगला है, विश्व विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि वापस कर दी। कब वापस की थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने ये उपाधि हटा दी। ये यूजीसी नेट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला कार्यक्रम जिसके विषय में चितरंजन दास और राजगोपालाचारी के विचारों में मतभेद था वह था, ठीक है, चितरंजन दास और राजगोपालाचारी के बीच जो मतभेद था वो था विधानमंडलों में प्रवेश। ठीक है, विधानमंडलों में प्रवेश। अगला है, चोरा चोरी की घटना का संबंध किससे है? तो चोरा चोरी का संबंध किससे? असहयोग आंदोलन से है ना, तभी असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है, आज हम 65 इसमें करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का कारण था। तो भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का कारण क्या था? सारे जो उसके सदस्य थे ना, 1927 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन, और उसी का जवाब जो है वो है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें सारे जो मेंबर थे वो अंग्रेज थे, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की युवा वर्ग की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के विषय में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले समूह का विरोध जिस बिंदु पर किया गया वह बिंदु था औपनिवेशिक स्वराज का लक्ष्य। औपनिवेशिक स्वराज का लक्ष्य। डांडू कूच का संबंध, डांडी कूच का संबंध क्या था? सबको पता है, ये तो नमक कानून तोड़ना। गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना। यह विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो ये जो विचार है ये व्यक्त किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, देखो, गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण, इसका विचार व्यक्त किया गया था। अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय के प्रतिनिधियों में जिस पर कोई समझौता नहीं हो रहा था, तो इसका हो जाएगा आपका 52 का हो जाएगा सांप्रदायिक समस्या। अगला है, सांप्रदायिक पंचाट के कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, उसका कारण था। तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो उनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। ठीक है, अगला, ब्रिटिश की मुसीबत भारत के लिए सुअवसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह कथन किसका था? ठीक है, तो ये कथन था आपका सुभाष चंद्र बोस का। एक बार ये याद रखो, फिर से मैं बोल रही हूँ। देखो, ब्रिटेन की मुसीबत भारत के लिए सुअवसर है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। ऐसे कथन आ जाते हैं और हमें कभी कभी बिल्कुल पता नहीं रहता, तो यही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन करोगे ना तो उतना ज़्यादा कोटेशन आते जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है अरे इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। अब एग्जाम में बहुत बार आप सही कर दोगे, अगर आप पढ़े हुए रहोगे ना तो आप सही कर दोगे। अगला है, क्रिप्स के सुझाव को दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख भुगतान जाने के चेक, ये क्या बोलते थे, ये जवाहरलाल का मत किसका था? तो क्रिप्स सुझाव के दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख में भुनाए जाने का चेक कहा गया। तो ये तो जवाहरलाल, ये महात्मा गांधी का था। इस बुक पे जवाहरलाल दिया, लेकिन ये महात्मा गांधी का था। 56 है ना, इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है आपका जवाहरलाल ने, लेकिन ये महात्मा गांधी का था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा जब पारित किया गया, तो 57 का है,
ये डी 8 अगस्त, ये सबको हम पता, भारत छोड़ो। इसका डेट भी याद रखना, देखो कैसे ये कभी कभी तो 8 जुलाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर ऐसे दे देगा ऑप्शन में आजकल, तो 8 अगस्त को हुआ था, याद रखना। अगला, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। प्रस्ताव जो मंत्रिमंडल योजना में था किंतु माउंटबेटन योजना में नहीं था, वह कौन सा था? प्रांतों के ग्रुप, देखो नहीं था। पाकिस्तान की स्वीकृति, उत्तर पश्चिमी सीमा में प्रांतों के ग्रुप, ये भी तो नहीं था, नहीं था। पाकिस्तान की स्वीकृति भी तो नहीं थी, तो ऑप्शन इसमें दिया प्रांतों के ग्रुप। ऑप्शन इसमें मुझे डाउट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे मैं देख के आपको बताऊंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो मैंने बहुत बार पढ़ा है ना, ये तो यही होगा, जवाहरलाल नेहरू। आप भी एक, सॉरी महात्मा गांधी, आप भी एक बार इसको ढूंढना। ऐसे तो इसमें आंसर बुक में जो दिया ये दिया, बट आंसर यही होगा, ए। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। क्योंकि माउंटबेटन तो इसलिए दोनों ने विरोध किया था ना, वो भी कांग्रेस भी इसका विरोध किया था, क्योंकि ये औपनिवेशिक सरकार की बात कर रहा था, औपनिवेशिक राज की, जबकि ये और उसका, तो बाद में मैं इसको बताती हूँ, ठीक है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जिस प्रावधान द्वारा भारत के अनेक संप्रभु राज्यों के टुकड़े हो जाते हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये तो ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ कब हुआ था? तो निर्वाचन पंचायत वो हुआ था 1909 में, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, द्वैध शासन भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। अधिनियम को मैंने करा रखा फ्रेंड्स यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंट नेट से, मैं जितने भी अधिवेशन है जो कंप्लीट मैं रिवीजन करा दूंगी। अब मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, तो मैं लगा प्रैक्टिस सेशन करूँ, अभी एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, इसलिए वो मैं थोड़ा सा हर दिन क्लास उसका नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन अब देखूंगी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। अभी आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर उसको भी, लेकिन अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया है, 1935 अधिनियम करा दिया, 1946 भी करा दिया है, कैबिनेट मिशन भी करा दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, आपको हेल्प ही करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो वन लाइनर में है ना, तो उससे आपको याद रहेगा कि क्या क्या हुआ था। तो देखो क्या होता है ना कि वीडियो तो आप, जैसे मुझे बनाने के लिए मुझे परफेक्ट टाइम चाहिए, आप सुनने के लिए तो कुछ करते हुए भी आप अपने कान में लगा के सुन सकते हो, ठीक है। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है, किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, तो ये है आपका अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन सी। अगला है, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन है वह है, तो उसका हो जाएगा आपका प्रीवी काउंसिल की अपील की जा सकती है, ऑप्शन बी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये तो सबको पता होगा। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आपको कालक्रम से 3-4 अधिवेशन दे देंगे और उसको बोलेंगे कि कालक्रमानुसार सजाइए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।